तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम। हम स्टार्ट करते हैं मेगा कोई सेशन जो आपका हर ट्यूसडे को कराया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं तुम्हारे फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो यूट्यूब पे तुम्हारी फ्री क्लासेस होती हैं जो सुबह 10:30 पे होती है और एक शाम को 4 बजे होती है। ये जो 10:30 वाली क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर कराए जाते हैं। इन क्वेश्चन के साथ साथ आपकी जो क्लासेस है वो मंडे टू फ्राइडे होती है। 4 बजे वाली जो क्लास होती है बेटा वो आपकी रेगुलर क्लास है, जहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है जो सीएसआई यूजीसी ने पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स कवर करा रही हूँ। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं ज्वाइन की है वो बच्चे उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप को आप भी और डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको फ्री क्लासेस भी मिलती हैं और अगर आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी है, प्रॉपर सीएसआई के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आप सीएसआईआर के लिए प्लस क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये जो फ्री क्लासेस होती है बेटा इन्हें स्पेशल क्लासेस बोला जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, फिर कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। सो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं प्लस क्लासेस की बात करती हूँ बेटा, तो ये प्लस क्लासेस जो होती है ये आपकी पेड वाली क्लासेस होती है जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। इनका फायदा क्या होता है कि आपको यहाँ पे रेगुलरली पढ़ाया जाएगा, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। आपका जो कोर्स है यूनिट वाइज आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। टेस्ट सीरीज चलती रहती है आपकी। यहाँ पे आपके डाउट सेशंस भी होते हैं, तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस यहाँ से देखने को मिल जाती है। प्लस क्लासेस पे मेरा नेक्स्ट वीक से तुम्हारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है जहाँ में आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, बेसिकली तुम्हारा जो यूनिट वाइज पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है नेक्स्ट सीएसआई के लिए, वो स्टार्ट होने वाला है। तो जिन बच्चे को अभी भी अच्छे से सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना है, तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आप सीएसआई के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपना ये जो कोर्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे बेटा तो आपको चीज़ समझ में भी आएगी और आपको कुछ चीज़ें यहाँ से छूटेंगी भी नहीं। तो आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर वहाँ से हो जाएंगे। तो आपको सीएसआई यूजीसी नेट यहाँ पे सर्च करना है, देन उसके बाद उसको सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है कि 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है या फिर 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का ले सकते हैं। पर अगर आप अगले वाले के लिए कर रहे हैं तो आई थिंक 6, 12, 24 मंथ्स वाला ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ से प्रिपरेशन आपकी पूरी प्रॉपर होगी। स्टार्टिंग से प्रिपरेशन होगी, आपको चीज समझ में भी आएंगी, तो आपको वहां से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, रिवीजन कोड भी वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, तो आपको प्रॉपर यहाँ से समझ में आता है। तो आप 6, 12, 24 मंथ्स वाला ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका अमाउंट इतना है, इसका अमाउंट इतना है और इसका अमाउंट इतना है। उसके बाद आप एक रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड है बेटा वो है कुमकुम 10, KUM 10। इस कुमकुम 10 को अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। तो अबाउट 10,395 जो रुपीज है आपको वो पे करने होते हैं। कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है कि चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू करो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, ईएमआई हो गया, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हो। तो 10,395 को पे करना होता है। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है फाइनेंशियली तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो अगर किसी बच्चे को भी ये पे करना है तो आप ये पे कर सकते हैं। तो अनअकैडमी ऐप पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी सीएसआई यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है प्लस क्लासेस तो आप प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं अभी से, क्योंकि अभी फायदा होगा तुम्हारा काफी, स्टार्टिंग से चीजें आपकी ज्वाइन होंगी। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू अ 30 और 1 सेकेंड, सॉरी 30 और 1 मिनट फुल ट्रायल। उसके बाद फिर मैं तुम्हें सॉल्व कराती हूँ 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के बीच में, तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं करा दूंगी।
देखो, इन SCID दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर देयर इज क्या हो सकता है इस कंडीशन में, लो IgM होगा, ठीक है, या फिर लो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स होंगे, या फिर लो नंबर ऑफ टी सेल्स एंड द बी सेल्स होगा, या फिर लो नंबर ऑफ मैक्रोफाजेस होंगे। तो जब हम SCID की बात करते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो बेसिकली बहुत ज्यादा जैसा सीवियर कंडीशन हो जाती है जहाँ पे तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा जो पर्सन है प्रोन हो जाता है डिजीजेस के लिए, क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम तो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे जो डिजीजेस है उनका अटैक बढ़ जाएगा। अगर डिजीज का अटैक बढ़ जाएगा तो उस इंसान के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है। तो लो नंबर द टी सेल्स एंड बी सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सेट, मतलब इसमें ये चीज हो जाती है कि टी सेल्स और बी सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर तुम्हारी टी सेल्स नहीं बनेंगे बेटा, बी सेल्स नहीं बनेंगे, तो इम्यून सिस्टम इवोक नहीं हो पाएगा। अगर इम्यून सिस्टम इवोक नहीं हो पाएगा तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीजें यहाँ पे मतलब प्रॉपर जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का वो देखने को नहीं मिलता है। और वो जो पर्सन है वो प्रोन हो जाता है, प्रोन टू डिजीज हो जाता है, कि उसे जितनी सारी डिजीज हो सकती है वो सारी सारी होने लग जाती है। देखो, the severe combined immunodeficiency disorder is a group of the rare disorder caused by the mutations in different genes involve the development and the function of infection-fighting immune cells. The severe combined immunodeficiency disorder is a rare genetic disorder characterized by disturbed development of functional T cells and B cells। तो अगर मैं सीवियर कंबाइंड डिसऑर्डर की बात करती हूँ तो ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, तुम्हारा जो डेवलपमेंट है टी और बी सेल्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट लीड टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी सेल्स एंड द बी सेल्स। Now, SCID is inherited in an autosomal recessive pattern, तो ये भी याद में रखना है, in which both copies of the particular gene, one inherited from the mother and one from the father, contain a defect. The best known form of autosomal recessive SCID is caused by the adenosine deaminase deficiency। जो ADA डेफिशिएंसी का तुम्हारा तुमने 12th क्लास या 11th क्लास में पढ़ा होगा पूरा वाला केस स्टडी, तो यही वाला जो होता है SCID होता है। उसका एक इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारा बेस्ट नोन फॉर्म है वो एडिनोसाइन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट है, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। सॉरी। देखो, a researcher would like to monitor changes in the level of the serum protein for which an antibody is available. By which one of the following methods would be best suited for the purpose? तो बोला गया है कि अगर तुम्हें किसी भी सीरम प्रोटीन का, सो बेसिकली तुम्हारे पास सीरम प्रोटीन है, देखिए सीरम प्रोटीन हो गया, अगर तुम्हें मॉनिटर करना है उनके चेंजेस को फॉर विच एन एंटीबॉडी इज अवेलेबल, तो इनके लिए एंटीबॉडी भी अवेलेबल है, ठीक है, ये एंटीबॉडी भी अवेलेबल है। तो कौन सा मेथड जो होगा वो सूटेबल होगा तुम्हारे इस पर्पस के लिए? इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी तो नहीं होगा, इसमें क्या होता है, एक फ्लोरोफोर होता है तुम्हारा, कोई भी प्रोटीन हो गया या फिर ऐसा कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल जिसके पास फ्लोरोफोर की एफिशिएंसी होती है जो एमिट कर सकता है लाइट को, तो उस माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम ये देख पाते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज तो नहीं हो रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं फिश की बात करती हूँ, FISH की बात करती हूँ, इस कंडीशन में क्या होता है, तुम एक मोर एफिनिटी वाला जो तुम जैसे बायोटिन हो गया, बायोटिन जो होता है एविडेन के साथ में बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करता है, तो तुम क्या करते हो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को तुम बायोटिन से क्या कर देते हो, बायोटिन से टैग कर देते हो, और टैग करने के बाद में लास्ट में एविडेंट डालते हो, तो एविडेंट डालने के बाद में यहाँ पे एक फ्लोरोफोर लगाया होता है, तो जिसकी वजह से पता चल जाता है कि यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरोसेंस शो हो रहा है और तुम्हारा जो डिजायर्ड और डीएनए फ्रेगमेंट है वो तुम्हें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी एंटीबॉडी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, जब हम सेल सॉर्टिंग करते हैं तो बेसिकली तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को अलग करना होता है, सेल की सॉर्टिंग करनी होती है, उसमें भी तुम एंटीबॉडीज का यूज नहीं करते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, तो ये जो होता है एलिजा जो होता है, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है टू मॉनिटर द चेंजेस इन द लेवल ऑफ द सीरम प्रोटीन। तो ये ध्यान में रखना है, एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके बारे में वो थोड़ा पढ़ लेते हैं।
Enzyme linked immunosorbent assay, which we call ELISA, is an immunological assay commonly used to measure the antibodies, antigens, proteins, glycoproteins in the biological samples. Some example include diagnosis of HIV infection. तो इसके लिए जो यूज किया जाता है, हमारे ELISA को यूज किया जाता है, ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इसमें करते क्या है, तुम्हारा जैसे ये हुआ, तुमने एंटीबॉडी एंटीजन को यहाँ पे टैग कर दिया, ठीक है, ये तुम्हारे सॉरी डायरेक्ट वाला था, तो इसमें तुमने एंटीजन को यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद तुम एंटीबॉडीज यहाँ पे पुट करते हो, ठीक है, जो इनकी एफिनिटी शो करती होंगी एंटीबॉडीज आएंगी। उसके बाद तुम सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पे डालते हो, जिसके पास में एक तुम्हारी एंजाइम जो लिंक्ड होती है उस एंटीबॉडी के साथ में। तो क्या करता है, यहाँ से एक और एंटीबॉडी बाइंड करता है जिसके पास एंजाइम लिंक्ड होती है। तो जैसे सब्सट्रेट आता है और एंजाइम सब्सट्रेट का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तुम्हें देखने को मिलेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोटीन है, कौन सा एंटीजन है या फिर है या नहीं है। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाता है। तो एलाइजा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इसको एक बार करके जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आपके पास 30 सेकेंड्स है या फिर 1 मिनट है, तो आप ट्राई करो, उसके बाद मैं कराती हूँ। The lateral diffusion of the proteins in the membrane can be followed and the diffusion rate is calculated by. So basically अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो जहाँ पे lateral diffusion protein का membrane पता चल सके, तो बेसिकली ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। अब इसमें क्या करना होता है कि अगर मुझे पता करना है कि ये इधर साइड में जाता है कि नहीं जाता है, ये वाले साइड में मूव करने जाता है कि नहीं जाता है, ये वाला इधर मूव करता है कि नहीं करता है, ये वाला इधर मूव करता है ना कि नहीं करता है। तो बेसिकली अगर मुझे स्टडी करना है लेटरल डिफ्यूजन को, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है बेटा वो है फ्रेप टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेप टेक्निक में, बेसिकली तुम्हारे एक पार्ट लिया, ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट लिया जिसमें क्या था, तुम्हारे लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट थी जो क्या करती थी, नॉर्मली तुम्हारी टैग्ड थी, प्रॉपरली यहाँ पे टैग थी सारी की सारी। एक बार मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ। अब क्या कर रहा है, हमने उस पार्ट का ब्लीचिंग कर दिया, तो नॉर्मली तुम्हारे यहाँ पे भी प्रेजेंट था, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को ही लिया है, हमने आसपास वाले पार्ट को नहीं लिया है, तो हमने सिर्फ इसको ही लिया है। अब क्या किया हमने, ब्लीचिंग कर दी। ब्लीचिंग करने के बाद क्या होता है, तुम्हारी जो सेल्स होती है वो इस फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि ब्लीचिंग हो चुकी है तो वो कलर हट गया वहां से, लेकिन साइड वाली उनके पास में तो कलर है, सिर्फ वहीं से हटाया जहाँ से हमने उस सेल्स को अटैक किया था। तो ये तुम्हारा ब्लीचिंग करने के बाद ये हो गया। उसके बाद देखा जाता है कुछ टाइम के बाद में कि थोड़ी थोड़ी जो सेल्स है वो वापस से अपना कलर यहाँ पे गेन कर लेती है, तो कुछ कुछ यहाँ पे गेन करने लग गई थोड़े सेकंड्स के बाद में। उसके बाद देखा कि पूरी की पूरी जो जगह थी जो हमने ब्लीचिंग करी थी वो फिर से वैसी की वैसी हो गई, फिर से वैसी की वैसी हो गई। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो मॉलिक्यूल्स है जो प्रोटीन्स के हैं वो तुम्हारा लेटरल डिफ्यूजन करते हैं, वो मूव करते रहते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। तो जो हमने यहाँ पे ब्लीचिंग करी थी वो यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, तो वापस से सेम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसको बोला जाता है फ्रेप टेक्निक। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी।
देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ द लिगेंड्स विद द रिसेप्टर्स। तो हम इसकी बात करते हैं तो ये है तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं तुम्हारे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे को। सो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे में क्या होता है, तुम्हारी फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं जिनके पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है। तो उनकी जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है या साइटोप्लाज्मिक जो टेल होती है वहाँ पे टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है, जो क्या कर सकती है, फॉस्फोराइलेशन कर सकती है। फॉस्फोराइलेशन के बाद में जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और कैस्केड ऑफ रिएक्शन जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारा जो सेल का ग्रोथ कराना है, जो सेल का प्रोलिफरेशन कराना है वो पॉसिबल यहाँ पे हो पाता है। तो सेल के ग्रोथ के लिए, सेल के प्रोलिफरेशन के लिए ये काम आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी। अगर फर्स्ट का सी हो जाएगा बेटा तो ये वाला ऑप्शन भी गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट का ए है तो ये वाला ऑप्शन भी गया। फर्स्ट का बी है तो ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारे यहाँ से कट गया। उसके बाद तुम्हारा ए हो सकता था या फिर फोर्थ वाला हो सकता था। जब हम हैजॉक की बात करते हैं बेटा, हैजॉक में जो यूज होता है वो पेस्ट यूज होता है, पेस्ट पाथवेज यूज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो हैजॉक का बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हैजॉक में जो होता है पेस्ट पाथवेज यूज होते हैं। तो ये सेकंड का हो जाएगा ए। अगर सेकंड का ए हो जाएगा बेटा तो ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारा यहाँ से चला जाएगा, तो तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर। WNT जो होता है बेटा, ये जो पाथवेज होते हैं तुम्हारे फ्रिजल्ड पाथवे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा जो WNT है वो फ्रिजल से जाके बाइंड करता है, और बाद में तुम्हारा जो WNT की जो सिग्नलिंग है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में वो काम करने को काम करती है। जैसे तुम्हारा साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट हो गया उसमें करेगी, सेल अडेजन में किया जाता है, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे सेल की ग्रोथ या फिर प्रोलिफरेशन में भी उसका हेल्प होता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, जो फर्स्ट होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Now, which one of the following options correctly relate the source gland and the organ with its respective hormones as well as functions? तो हमें सोर्स ग्लैंड देखना था, हार्मोन्स कौन सा सीक्रेशन हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ये हमें देखना था कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। जब हम थायराइड हार्मोन की बात करते हैं तो बेटा ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये क्या रिलीज करता है, T3 या T4 को। बेसिकली तुम्हारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है यहाँ से रिलीज होते हैं। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज होते हैं बेटा, ये काम आते हैं तुम्हारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए काम आते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखनी है तुम्हें। तो अगर ये वाला ऑप्शन देखा जाएगा तो थायराइड जो होगा थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। फंक्शन देखो, रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, नहीं बेटा, कि ब्लड कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन नहीं करता है। वो जो तुम्हारा पैराथायराइड हार्मोन होता है वो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। थायराइड का कोई भी रोल नहीं होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, बेटा नहीं, ऑक्सीटोसिन जो होता है बेटा वो तुम्हारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीज करता है, तो इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी का तो ये हार्मोन नहीं होता है। ये तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, तो तुम्हारा यहाँ से गलत हो गया। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, ये बिल्कुल सही था फंक्शन इसका, कि कॉन्ट्रेक्शन कराया जाता है यूट्राइन मसल्स का, तो लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो ये वाला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, posterior pituitary vasopressin reabsorption of the water in the DCT of the nephron। तो एक बार मैं इसको समझा देती हूँ। देखो इस कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है बेटा वो वेसोप्रेसिन को रिलीज करता है। जो वेसोप्रेसिन होता है इसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली तुम्हारे जो डिस्टल ट्यूब्यूल है या फिर जो असेंडिंग ट्यूब्यूल है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है, उन कंडीशन में क्या करता है, तुम्हारे वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कराता है, रीएब्सॉर्प्शन कराता है वाटर का। तो जो भी हमारे अगर मैं बात करती हूँ वेसोप्रेसिन की, अपने ADH की, तो ये तुम्हारे कलेक्टिव ट्यूब्यूल में भी काम करते हैं।
वहाँ पे तुम्हारा जो वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा, वाटर का जो रीअब्सॉर्प्शन है वो यहाँ पे कराएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन, तो दोनों हार्मोन्स हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉर्पस लूटियम। अगर मैं कॉर्पस लूटियम की बात करती हूँ तो कॉर्पस लूटियम जो बनाता है, कॉर्पस लूटियम कब बनता है, जब तुम्हारा जो ग्रेफिन फॉलिकल है बेटा, जो मेच्योर फॉलिकल है वो ओव्यूलेशन कर देता है। बेसिकली जब तुम्हारा ओवा रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम जो होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन को रिलीज करता है, विच बी कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का रिलीज किया जाता है, ईस्ट्रोजन का रिलीज नहीं होता है वहां पे। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन जो आंसर है वो एस्ट्रोजन नहीं होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा थर्ड विल बी राइट आंसर, क्योंकि एक ही मैच कर पा रहा था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। देखो, मेज द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेस विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आते हैं। द स्लीपिंग सिकनेस, जब तुम्हारी स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, बेसिकली अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है, ये जो की जाती है बेटा, जो तुम्हारा ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई जो होगा वो तुम्हारा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। अगर ए का सेकंड हो जाएगा तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन भी गया है बेटा, ठीक है, तो तुम्हारे तीन ऑप्शन बचे हैं एक थ्री वाला हो गया, एक फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है, तीन बचे हैं। जब हम चागस डिजीज की बात करते हैं तो ये भी स्लीपिंग सिकनेस का जो एक जीनस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चागस डिजीज को कॉज करने के लिए। ये जो चागस डिजीज होती है बेटा उसको करा जाता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। तो क्रूजाई जो है, सी से तुम्हारा क्रूजाई आता है, सी से तुम्हारा चागस डिजीज आता है, तो ध्यान में रखना है। जब हम ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई की बात करेंगे तो चागस डिजीज कॉज करता है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। अगर बी का फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन भी गया, तो तुम्हारा आंसर जो वाला था थर्ड तुम्हारा राइट आंसर होने वाला था। अब देखो, एलिफेंटियासिस जो आई थिंक सबको पता होगा, जो एलिफेंटियासिस जो होती है, तुम्हारे जो निमेटोड्स होते हैं बेटा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो निमेटोड है वो है बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई। जो बेनक्रॉफ्टाई के पास में क्या होता है, माइक्रोफिलेरे होते हैं जो इसके लार्वे होते हैं, माइक्रोफिलेरी इसके लार्वे होते हैं। जो तुम्हारी फीमेल क्यूलेक्स है, फीमेल क्यूलेक्स है वो क्या करती है, इस पर्टिकुलर डिजीज को क्या करती है, स्प्रेड करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे कॉज हो सकता है एलिफेंटियासिस, तो आई थिंक ये पढ़ते आ रहे होंगे, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। अब आते हैं लाइम डिजीज पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आई है। लाइम डिजीज बेसिकली जो कॉज करता है बोरेलिया बर्गोडल्फाई जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस लाइम डिजीज को कॉज करने के लिए, तो ये भी ध्यान में रहना चाहिए। तो डी का हो जाएगा थर्ड। अगर डी का थर्ड हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर भी थर्ड है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियोज इंटीरियर इज टर्म्ड एज, जब हमारा इंडिविजुअल सेल्स आता है बेटा, जब हम माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स की बात करते हैं तो इससे पता चलना चाहिए तुम लोगों को कि किसकी बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इन्वेजिनेशन नहीं होता है, इन्वॉल्यूशन भी नहीं होता है, डी एलिमिनेशन भी नहीं होता है, डीलेमिनेशन बेसिकली। तो इंग्रेशन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है जब इंडिविजुअल सेल्स के माइग्रेशन की बात करते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट विल बी राइट आंसर। एक बार पढ़ लेते हैं।
जब हम इन्वेजिनेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ द सेल शीट इनटू द एम्ब्रियो। जब हमारी जो सेल शीट है उसके इनफोल्डिंग हो जाती है अंदर की साइड में, देखो ये जो हो गई हमारी फोल्डिंग हो चुकी है, तो जब इनफोल्डिंग होती है अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, इसको बोला जाता है तुम्हारा इन्वेजिनेशन, जो तुम्हारा सी अर्चिन में देखने को मिलता है जब हम एंडोडर्म की बात करते हैं। तो इन्वेजिनेशन को याद रखना है, इनफोल्डिंग तुम्हारी हो जाती है, तो कोई भी अगर मेम्ब्रेन है तो उसकी अगर इनफोल्डिंग हो जाएगी अंदर की साइड में, तो इसको बोला जाएगा इन्वेजिनेशन। इन्वॉल्यूशन पे आते हैं, द टर्निंग इन ऑफ द सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। तो क्या होता है, जब तुम्हारी ये तो तुम्हारी आउटर लेयर हो गई, उसके ऊपर जो दूसरी जो लेयर चढ़ जाती है तुम्हारी, सो टर्निंग इन ऑफ द सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस। तो आउटर लेयर के ऊपर से जो एक और चढ़ जाती है तुम्हारी, एक लेयर और चढ़ जाती है, इसको बोला जाता है इन्वॉल्यूशन। और ये जो तुम्हारे एम्फीबियस की मेसोडर्म है वहां पे देखने को मिलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जब हम इंग्रेशन की बात करते हैं बेटा, इसमें होता है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू द एम्ब्रियो। जब एक एक इंडिविजुअल सेल, जब एक एक इंडिविजुअल सेल तुम्हारी माइग्रेट करती है इनसाइड द तुम्हारा जाइगोट और ब्लास्टोसीड, इस कंडीशन को बोला जाता है इंग्रेशन। तो ये सारी सारी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है जो पॉसिबल हो पाते हैं जब तुम्हारा गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सी अर्चिन मेसोडर्म का फॉर्मेशन जब होता है, ड्रोसोफिला में जब न्यूरोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, तो तुम्हें इंग्रेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। डीलेमिनेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली तुम्हें याद रखना है, जब तुम बुक पे, ठीक है, बुक पे जब तुम लेमिनेशन करा के लाते हो, एक पतली सी शीट वहां पे चढ़ा देते हो, तो क्या करते हो तुम नॉर्मली, स्प्लिटिंग और द माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू द टू शीट। तो जब हमारा क्या होता है नॉर्मली, जब तुम्हारा एक शीट का तुम्हारा दो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है, तो एक शीट थी पहले, तो उसके बाद अगर दो शीट में तुम्हारा डीलेमिनेशन हो जाता है, बेसिकली तुमने उसको हटा दिया, उस लेयर को हटा दिया है। अगर हटा दिया तो मतलब तुम्हारी दो शीट बन गई है। पहले तुम्हारा लेमिनेशन भी चढ़ा हुआ था इस पे, ठीक है, लेमिनेशन जो चढ़ा हुआ था, जब तुम डीलेमिनेशन करोगे तो वो लेयर वहां से हट जाएगी और तुम्हारी बुक का कवर अलग आ जाएगा। तो वैसे ही डीलेमिनेशन में होता है कि जब स्प्लिटिंग हो जाती है या फिर माइग्रेशन हो जाता है वन शीट का इनटू द टू शीट्स, उसको बोला जाता है डीलेमिनेशन। और ये बेसिकली जब यूज होता है जब हम मेमेलियन या फिर बर्ड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। एपिबोली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि द एक्सपेंशन ऑफ द सेल वन शेल सीट ओवर द अदर सेल्स। तो बेसिकली अगर तुम्हें एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करना है तो एपिबोली इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्यों? इसमें क्या होता है, जो एक सेल शीट है वो दूसरे के ऊपर ऐसे छा जाती है, दूसरे ऊपर ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगी, और इसको बोला जाता है तुम्हारा एपिबोली, जो बेसिकली एक्टोडर्म बनाने में हेल्प करेगी। तो द एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन द एम्फीबियंस, सी अर्चिन्स एंड द ट्यूनिकेट्स। तो ये पांचों के पांचों याद रहने चाहिए, जो मूवमेंट है यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। और प्लीज अवॉइड करना क्योंकि कोल्ड हो गया है, तो आई थिंक इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो या The following diagram represent various ways in which a characteristic may evolve. ये जो डार्क वाले हैं वो derived traits को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सिंगल वाले हैं वो ancestral trait को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ancestral trait है जो तुम्हारा कॉमन डिसेंट वाली जो कंडीशन बोली जाती है, यहाँ से ये अराइज हुआ, इसका ये है डिसेंडेंट और इसके ये है डिसेंडेंट। तो बेसिकली जब हमें कोई भी इवोल्यूशन पैटर्न पता करना होता है तो हम डिराइव्ड कैरेक्टर्स के फॉर्म में देखते हैं कौन सा डिराइव हुआ है, कौन से एंसेस्ट्रल वाले हैं। तो इसमें तीनों दिए गए हैं और तुमसे मैच करना था। देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम बात करते हैं तुम्हारे जब हम इस वाली कंडीशन की बात करते हैं, तो ये वाली जो कंडीशन होती है बेटा, इसको बोला जाता है सिन एपोमॉर्फी। सिन एपोमॉर्फी अब कैसे बोला जाता है पहले ये देख लेते हैं। पहले अगर मैं सी की बात करती हूँ तो ये वाली जो कंडीशन होती है बेटा ऑटो एपोमॉर्फी होती है। ऑटो एपोमॉर्फी का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है खुद से। तो जब कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो अचानक से एक पर्टिकुलर डिसेंडेंट में आ जाता है, पर्टिकुलर डिसेंडेंट में आ जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है ऑटो एपोमॉर्फी। मतलब खुद के अंदर आया, उसके अकेले के अंदर में आए हैं और किसी को साथ में लेके नहीं आए हैं।
तो इसको बोला जाता है ऑटो एपोमॉर्फी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ऐसे होती, अगर ये कंडीशन ये वाली होती तो इसको बोला जाता है बेटा एपोमॉर्फी। तो बेसिकली जो तुम्हारा डिसेंडेंट है उसमें वो कैरेक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी तुम सॉरी जो कॉमन एंसेस्टर था उसमें ये कोई भी कैरेक्टर नहीं था, लेकिन जो डिसेंडेंट्स है अगर वो कैरेक्टर शो कर देते हैं तो इसको बोला जाता है एपोमॉर्फी। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आई। ऑटो एपिमॉर्फी का मतलब हुआ कि जब सिंगल तुम्हारा डिराइव कैरेक्टर वहां से अराइज हो जाता है तो ऑटो एपिमॉर्फी बोला जाता है। जब तुम्हारे दो कैरेक्टर्स वहां से डिराइव हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है एपोमॉर्फी, जो तुम्हारे कॉमन सिस्टम में नहीं था। जब तुम्हारे कॉमन एंसेस्टर में भी प्रेजेंट था और तुम्हारे डिसेंडेंट्स में भी आ जाते हैं, इसको बोला जाता है सिन एपोमॉर्फी। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान में रखना है। तीनों कंडीशन टिक पे होनी चाहिए तुम्हारे। तो ये हो जाएगा, ये तो सिर्फ एपोमॉर्फी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि सबको साथ में लेके चल रहा है, मतलब तुम्हारे कॉमन सिस्टम में भी था, तुम्हारे डिसेंडेंट्स में भी आया, तो सिर्फ एपोमॉर्फी जो होता है इसको बोला जाता है। ये होगा ऑटो में एपोमॉर्फी। जब एक ऐसी कंडीशन कि तुम्हारे जो कॉमन एग्जिस्टर था उसमें वो कैरेक्टर नहीं था, वो कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं था उसमें, ठीक है, वो कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं था, लेकिन क्या होता है अचानक से कि जो एक तुम्हारा अलग कॉमन डिसेंट था उसका कैरेक्टर जो होता है एक पर्टिकुलर जो उसका बहुत दूर का रिश्तेदार है उससे मैच कर जाता है। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा, बोला जाता है साथ जो लोग होते हैं तुम लोग की शक्लें मिलती है और ये सब बोला जाता है ना, तो वैसे ही इसको अगर याद रखना है, वैसे याद रखना है कि तुम उससे कहीं भी रिलेट नहीं करते हो, तुम उसको जानते भी नहीं हो, फिर भी कभी कभी तुम्हारे इंसानों से शक्ल मैच कर जाती है, कभी फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर्स है वो मैच कर जाते हैं। तो दूर दूर की जो चीजें हैं अगर वो मैच कर जाती है तो उसको बोला जाता है बेटा होमोप्लाजी। ठीक है, इसको याद में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे। तो ए ऑटो एपोमॉर्फी तो नहीं है, वो तो सिर्फ एपोमॉर्फी है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। ए जो है ऑटो एपोमॉर्फी यहाँ पे भी दे रखा है, और बी होमोप्लासी ये बिल्कुल सही था यहाँ पे, और सी सिनेपोमॉर्फी ये उल्टा यहाँ पे हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए जो है सेरेपोमॉर्फी है, ये बिल्कुल सही है। बी जो है ऑटो एपोमॉर्फी नहीं है बेटा, होमोप्लाजी है, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर तुम्हारे कॉमन डिसेंट में भी नहीं थे, फिर भी अलग अलग पता नहीं कैसे उसमें आ गए, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो पहला होगा सिनेपोमॉर्फी, सेकंड होगा होमोप्लाजी, और उसके बाद ऑटो एपोमॉर्फी जो होगा थर्ड वाला हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं कराती हूँ। ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी। देखो, several fusion construct were developed to verify the heterologous proteins in the E. coli. The table below list fusion partners and the ligand. तो तुम्हारा ये पार्टनर हो गया है, ये तुम्हारा लिगेंड हो चुका है। इस कंडीशन में तुम्हें बताना था कि कौन सा मैच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्ट होने वाला है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अभी मैंने स्टार्ट में तुम्हें समझाया था कि जो फिश होती है फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कट करते हैं, उसको क्लीव करते हैं, उसके बाद उसको बायोटिन से टैग कर देते हैं। ये बायोटिन से टैग कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर क्या डालते हैं बेटा, उसके ऊपर उसके बाद डालते हैं एविडेन। ठीक है, ये एविडेन डाला, और एविडेन के पास में क्या होता है, एक फ्लोरोफोर प्रेजेंट होता है, जिसका फ्लोरोसेल से तुम्हें पता चल जाता है कि कौन कहाँ प्रेजेंट है। तो बायोटिन का जो एफिनिटी है बेटा वो तुम्हारे एविडेन के साथ में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। बायोटिन और एविडेन साथ में रहने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे तुम्हारा दे रखा है स्ट्रेप्टाविडिन, जो स्ट्रेप्टा एविडेन है, बेसिकली क्या करेगा, बायोटिन से अपनी बहुत ज्यादा इसमें सिमिलरिटी शो करेगा, एफिनिटी शो करेगा। तो सेकंड का हो जाएगा ई। ठीक है, अगर सेकंड का तुम्हारा ई हो जाएगा तो तुम चेक करो, यहाँ पे सेकंड का डी है तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड का बी है ये वाला गलत हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ सेकंड का डी है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो फिर एक ऑप्शन बता था, एक ऑप्शन बचा था थर्ड वाला जहाँ पे सेकंड का ई था, तो यही तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन, माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है तुम्हारा कि शुगर से बाइंड करना है। माल्टोज बेसिकली ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज से बाइंड करेगा जो तुम्हारे ग्लूकोज के पास में होगी, या फिर जो बेसिकली जिसमें कोई भी यूनिट स्टार्च वाली होगी। तो जो फर्स्ट का हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला।
फर्स्ट का हो जाएगा डी। जब हम ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज की बात करते हैं, जो ग्लूटाथायोन होता है बेटा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर एस ट्रांसफेरेज की बात करते हैं इस कंडीशन में तो होता है ग्लूटाथायोन। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये बहुत ज्यादा इजी था, तो ध्यान में रखना है इस चीज को। तो इसका लिगेंड ऑब्वियसली ग्लूटाथायोन ही होने वाला था। फ्लैग टैग की अगर मैं बात करती हूँ, तो फ्लैग टैग में क्या होता है तुम्हारा कि तुम पर्टिकुलर किसी को टैग दे देते हो, या फिर एक तुम्हारे लैंडमार्क की तरह अगर कोई भी यूज होता है तो वो होता है स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो फोर्थ का हो जाएगा ए, फोर्थ का ए हो जाएगा। याद रखना है जब हम हिस्टिडीन टैग की बात करते हैं तो हिस्टिडीन जो है बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करता है निकल के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है। तो जो 6 हिस्टिडीन टैग है वो तुम्हारे निकल के साथ में बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करता है। तो फिफ्थ का बी हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा थर्ड विल बी राइट आंसर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। देखो अगर ये क्वेश्चन कभी आता है तो ध्यान में रखना है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट नाउ पिक द कॉम्बिनेशन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होने वाला है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड द ट्रिटियम। तो बेसिकली ये जो कंडीशन होती है H2 H201 H202 H03 वाली कंडीशन होती है 1 2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो डिफर नहीं करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन सेम, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वन वन आई थिंक, ऐसे तुम्हारे नंबर जो प्रोटॉन जो होते हैं बिल्कुल सेम रहते हैं। तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये वाला तो फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये वाला गलत हो गया, मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड द ट्रिटियम डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम की हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफर करते हैं। बेटा ये चीज याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। Both deuterium and tritium are radioactive and decay to the hydrogen and deuterium respectively. तो बेसिकली अगर इस कंडीशन की बात करी जाती है तो ये चीज नहीं होती है कि बोथ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर। नॉर्मली जो ट्रिटियम जो होता है हमारा वो रेडियोएक्टिव होता है और वो डिके कर जाता है, लेकिन ये वाला तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएगा। ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव डिकेज टू हीलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, याद में रखना है। जब हम 3H1 की बात करते हैं, ट्रिटियम की बात करते हैं, ये क्या करता है, तुम्हारा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है और जो डिके कर जाता है हीलियम में ये डिके करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन 14 डिकेज टू द नाइट्रोजन 14। तो याद रखना है जब हम कार्बन 14 की बात करते हैं तो वो डिके करता है 14 नाइट्रोजन में, जबकि वो 14 कार्बन जो है 13 कार्बन में डिके नहीं करेगा। तो ये वाली कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। तो ये वाली कंडीशन है तुम्हारी, ई वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब तुमसे पूछा क्या गया था, पिक द कॉम्बिनेशन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो गया था, हमारा बी वाला सही था। अगर बी वाला सही था बेटा, ए वाला गलत था, तो ये वाला ऑप्शन भी गया और ये वाला ऑप्शन भी गया। तो एक बी वाला जो ऑप्शन है सिर्फ एक में पाया गया है, तो ये जो हो जाएगा सेकंड विल बी राइट आंसर। डी वाला मैंने गलत बता ही दिया है और डी वाला बिल्कुल सही होगा और तुम्हारा ई वाला भी बिल्कुल सही होगा। तो तुमसे करेक्ट अगर स्टेटमेंट पूछा जाता है तो सेकंड विल बी राइट आंसर। चलो ट्राई करो इसको। देखो given below are the set of the statistical method or parameters and the potential application utility in the biological research in a random manner.
तो कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है, तुम्हें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ करेक्ट मैच ऑफ द एंट्रीज इन द कॉलम ए एंड द कॉलम बी। जब हम ए की बात करते हैं बेटा, इसको बोला जाता है वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस बोला जाता है इसको। अब वेरिएंस की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास अब बहुत सा डिस्ट्रीब्यूशन था, तुम्हारे पास बहुत सारी मिठाइयाँ थी, ठीक है, अब तुम्हें देखना था कि किसको कितना देना है। वेरिएंस बेसिकली देखना होता है स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए का होता है तुम्हारा फोर्थ, दैट इज कैलकुलेट द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरिएंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। तो अगर ए का फोर्थ हो जाएगा बेटा तुम्हारा, उसके बाद आपने पूछा गया है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जब हमने दो चीजें साथ में ली हैं और जब उनका कोरिलेशन पता करते हैं कि क्या कोरिलेशन है, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब अगर एक बढ़ रहा है क्या दूसरा भी बढ़ रहा है, क्या दूसरा बढ़ रहा है तो सेकंड वाला घट रहा है, मतलब कैसा इम्पैक्ट है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर तुम्हारा ए का फोर्थ होने वाला था तो तुम्हारा ये सेकंड वाला ऑप्शन भी गया, थर्ड वाला ऑप्शन भी गया, आई मीन सेकंड का जो थर्ड दे रखा है, और ये वाला ऑप्शन भी गया, तो आंसर जो हो जाता ना थर्ड विल बी राइट आंसर। तो मैं एक ऑप्शन से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जब तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, जैसे माना तुम्हारे पास x था और तुम्हारे पास y था, जब हम लोग मेजर स्ट्रेंथ मतलब उनके पीछे पता करते हैं कि जो x है अगर वो पॉजिटिव है तो y भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर x नेगेटिव जा रहा है तो अगर y पॉजिटिव जा रहा है तो मतलब ये लोग आपस में कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। अगर तुम्हारा x भी नेगेटिव हो रहा है और y भी नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोरिलेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब आते हैं रिग्रेशन एनालिसिस पे। रिग्रेशन एनालिसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रेडिक्शन ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द नोन वैल्यू ऑफ एन एसोसिएटेड वेरिएबल। तो रिग्रेशन वैल्यूज में क्या होता है तुम्हारा, जैसे मानो तुमने सोच के रखा था कि मेरे 500 रुपीज यहाँ पे खर्च होने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ तुम्हारे 550 यहाँ पे खर्च हो गए। अब क्या हुआ, जब तुम अपनी जो जो नोन वैल्यू थी उसके साथ इसको एसोसिएट करके देखोगे, फिर उसके बाद तुम देखोगे कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है, तब ये होता है रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसको बोला जाएगा रिग्रेशन एनालिसिस, और सी का हो जाएगा सेकंड। काई स्क्वायर एनालिसिस की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने ऑब्जर्व जो करी वैल्यू, नॉर्मली इसी एग्जाम्पल से अगर मैं सोचूं तो मैंने सोचा था, मैंने एक्सपेक्ट क्या करा था कि मैं ना 500 रुपीज खर्च करूंगी तो ये मेरे कहाँ से जो भी मेरे पास अमाउंट है वो बच जाएगा। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैंने पूरा खर्चा किया, जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो मुझे पता चला 550 इसका आ रहा है अमाउंट। तो अब क्या होगा, मैं कैलकुलेशन करूंगी कि 50 रुपए का नुकसान मुझे हो गया है या फिर डेविएशन जो आया है, जो मैंने सोचा था उसके बाद में जो डेविएशन आया है उसको बोला जाता है काई स्क्वायर एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो कैलकुलेशन ऑफ द डेविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इसको बोला जाता है काई स्क्वायर एनालिसिस। तो डी का हो जाएगा तुम्हारा ये, तो आंसर जो हो जाएगा ए का, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो थर्ड विल बी राइट आंसर। इसको ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। Now, which of these descriptions could be associated with the luteal phase of the uterine cycle? तो हम अगर बात करते हैं luteal phase of uterine cycle की, तो बेटा एक होता है तुम्हारा menstrual phase, ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा ovulatory phase, और एक बात आता है फिर उसके बाद आता है luteal phase, ठीक है, ये याद रखना है। मेंस्ट्रुअल फेज में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका सीक्रेशन बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवुलेटिव फेज से पहले क्या होता है, बेसिकली जब इन दोनों के बीच की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, एफएसएच भी इंक्रीज होता है, और ओवुलेटरी फेज के साथ में क्या होता है, तुम्हारा एलएच का सर्च भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जब हम ल्यूटिल फेज की बात करते हैं बेटा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा जो प्रोजेस्टेरॉन है वो उसका जो अमाउंट है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, तुम्हारे यूट्रस को प्रिपेयर करता है कि बेबी आने वाला है,
और तुम अपना यूट्राइन की जो लाइनिंग है, वो उसका जो एंडोमेट्रियम है, उसका प्रॉपर्ली वहाँ पे मतलब चीज़ों को बनाएगा अच्छे से। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो बेसिकली तुम्हारा जो कॉर्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है। तो डिक्रीज इन द एलएच तुम्हारा जो होगा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो ओवुलेटरी फेज होता है, जो 14th डे आता है बेसिकली, उस कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा एलएच का सर्ज देखने को मिलता है। और ये एलएच का सर्ज जो होता है वो ओवुलेशन कराता है। ओवुलेशन कराने के बाद में जो एलएच है वो बेटा वो कम हो जाता है, तो एलएच डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो गया, एलएच यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन एलएच, एलएच इंक्रीज नहीं होता इस कंडीशन में। लो एफएसएच ये भी तुम्हारा सही है थोड़ा बहुत, कि एफएसएच भी वहां पे ज्यादा नहीं बनता है। इंक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन, तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो तुम्हारा क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को बनाना स्टार्ट करता है, विच इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। तो इस चीज को याद रखना है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है तो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन नहीं बेटा, डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से गया। इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन, तो ये तो मैं ऑलरेडी पहले गलत कर चुकी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाई एस्ट्रोजन, बेटा एस्ट्रोजन जो हाई होता है वो तुम्हारा ओव्यूलेटरी फेज से पहले हाई होता है, उसके बाद ये हाई नहीं होता है। तो याद रखना है, जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ेगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। कॉर्पस लूटियम प्रेजेंट, ऑब्वियसली जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होता है, जहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद में वो कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन कर देता है और प्रोजेस्टेरॉन बनाना स्टार्ट कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन जो तुम्हारी यूट्राइन लाइनिंग को बनाने में हेल्प करेगा। तो कॉर्पस लूटियम इज प्रेजेंट, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सीक्रेटरी यूटेराइन लाइनिंग जो होगी वो भी हमें फॉर्मेशन होने लग जाएगी, क्योंकि यूटेराइन लाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एम्ब्रियो अगर बन जाता है, अगर तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग और तुम्हारे स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है, तो तुम्हारी यूटेराइन लाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो क्या करता है, यूटेराइन लाइनिंग को बनाने में हेल्प करेगा। तो जो आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, ड्यूरिंग reproductive years, non-pregnant females normally exhibit the cyclic changes in the ovaries and the uterus. Each cycle takes about a month and involves both oogenesis and the preparation of the uterus to receive a fertilized ovum. Which of the following statements are correct about the female reproductive cycle? तो कौन सा इसमें ट्रू है, करेक्ट है, ये बताना था। The female reproductive cycle consists of the menstrual phase. तो स्टार्टिंग मैंने अभी समझाया था कि इसमें menstrual phase होता है, दिस इज वेरी वन, तो ये तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब प्री ओवुलेटरी फेज, जो ओवुलेशन से पहले वाला फेज होता है, जब एस्ट्रोजन का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, एफएसएच का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओवुलेशन वाला फेज जहाँ पे तुम्हारा एलएच का सर्ज देखने को मिलता है और तुम्हारा जो ओवा है वो रिलीज हो जाता है, तो ओवुलेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज पोस्ट ओवुलेटरी फेज, बेसिकली जब तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन होने वाला है, जहाँ से तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन का बनाएगा, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस फेज को तुम ल्यूटिल फेज भी बोलते हो, ल्यूटिल फेज भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। During the menstrual cycle or during the menstrual phase, a smaller secondary follicles in the ovary begins to enlarge while the uterus is shedding its lining. तो बेसिकली होता क्या है, जब तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज आता है, तुम्हारा जो प्रोजेस्टेरॉन है, जब उसको पता चलता है कि यहाँ पे, तो बेसिकली जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन बना रहा होता है, ये सोचिए कहीं फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, लेकिन जब पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है कॉर्पस एल्बिकल्स पे कन्वर्ट हो जाता है, तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन का जो सीक्रेशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल बनेगा नहीं। अगर नहीं बनेगा इस कंडीशन में, जो यूटेराइन लाइन की सीक्रेशन वहां पे करी गई थी वो क्या होगा, उसका शेडिंग होना, वो वहां पे शेड होगा। अगर वो शेड हो जाएगा बेटा, तो नॉर्मली फिर उसके बाद क्या होता है, तुम्हारे जो स्मॉल सेकेंडरी फॉलिकल्स है ओवरी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एफएसएच का सीक्रेशन हो जाता है, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि अब तुम्हारा कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उन्होंने फिर से स्टार्टिंग करनी है, फिर से तुम्हारा 14th डे पे ओव्यूलेशन कराना है।
तो वो अपने काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्री ओव्यूलेटरी फेज, बेसिकली ओव्यूलेशन से अगर पहले की बात करते हैं, 14th डे से पहले की बात करते हैं, ड्यूरिंग द प्री ओव्यूलेटरी फेज अ डोमिनेंट फॉलिकल कंटिन्यूज टू ग्रो। तो जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। वो ऑब्वियसली पहले नॉर्मल फॉलिकल होगा, फिर तुम्हारा मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, and begins to secrete estrogen and inhibin while the uterine lining begins to rebuild. So basically प्री ओवुलेटरी फेज के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि ओवुलेशन होने वाला है तो यूट्राइन लाइनिंग को दोबारा से बनाया जाता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम फिर से बनेगा, फिर से प्रोजेस्टेरोन का बनना स्टार्ट होगा, तो तुम्हारी यूट्राइन लाइनिंग पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो जो बाद में आके और उसका सीक्रेशन किया जाए। तो प्री ओवुलेटरी फेज के टाइम में क्या होता है, एक डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है वो कंटिन्यू करता रहता है ग्रो करना जब तक वो ओवुलेशन फेज तक नहीं पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ पे ईस्ट्रोजन और इनिबिन जो है वो दोनों के दोनों यहाँ पे फॉर्म होते रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओव्यूलेशन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एन ओवम। हाँ, तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि ओवम को रिलीज करना है, तो बिल्कुल सही है कि ओव्यूलेशन को तुम्हें ओव्यूलेशन के टाइम पे जब 14th डे पे जब सर्ज आता है एलएच का, उस कंडीशन में क्या होता है, ओवम को रिलीज कर दिया जाता है तुम्हारे ओवरी से। इन द शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, बेटा नहीं, शेडिंग कब होगी, जब तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन बनना नहीं आएगा, तब तुम्हारा कॉर्पस लूटियम जो है कॉर्पस का एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तुम्हारा यूट्राइन का शेडिंग होता है। ओवम रिलीज के टाइम में कोई भी शेडिंग पॉसिबल नहीं है। अभी तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन बनेगा, वहां पे कोई भी शेडिंग नहीं होगी ऑफ द लाइनिंग नरिश एंड टू सपोर्ट द रिलीज ऑफ ओवम। नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई भी यूट्राइन लाइनिंग की यहाँ पे शेडिंग देखने को नहीं मिलती है, बहुत गलत हो जाएगा ये। आफ्टर ओव्यूलेशन मतलब जब एलएच का सर्ज आ चुका है, ओवा तुम्हारा रिलीज हो चुका है, इस कंडीशन के बाद क्या होगा, अ कॉर्पस लूटियम फॉर्म्स। ये बिल्कुल सही है। ओव्यूलेशन के बाद में क्या होता है, कॉर्पस लूटियम जो होता है फॉर्म हो जाता है फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल्स। नहीं बेटा, ये रप्चर्ड फॉलिकल से नहीं बनता है तुम्हारा। हाँ, मतलब बेसिकली तुम्हारा जो ओव्यूलेशन रिलीज हो जाता है, हाँ, उससे बनता है। एंड बिगिंस टू सीक्रेट अ प्रोजेस्टेरोन, ये बिल्कुल सही है, प्रोजेस्टेरोन बनाना स्टार्ट करेगा। एंड ईस्ट्रोजन, बेटा ईस्ट्रोजन नहीं बनाता है, प्रोजेस्टेरोन को बनाएगा, ईस्ट्रोजन नहीं बनाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। कॉर्पस लूटियम जो है एक प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाता है विच वी कॉल प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन यहाँ पे नहीं करेगा वो, विच विल कंटिन्यू टू डू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड। हाँ, अगर ये जो तुम्हारा एग अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन बनता रहता, तुम्हारा जीएनआरएच भी बनता, लेकिन यहाँ पे ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ रहे तो ये वाला गलत हो जाएगा। इफ अ प्रेगनेंसी डज नॉट, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, देन द कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो तुम्हारा मेल का जो स्पर्म है, जो एग है, अगर फ्यूज नहीं करते हैं और तुम्हारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो तुम्हारा जो कॉर्पस लूटियम है बेटा वो डीजेनरेट हो जाता है इनटू अ स्कार कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकस। तो अभी यही समझाया था मैंने कि कॉर्पस लूटियम जो है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, सो बेसिकली ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस लूटियम बनेगा, प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकस जो एक स्कार स्ट्रक्चर होता है, और तुम्हारा जो प्रोजेस्टेरोन यहाँ से नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो तुम्हारी जो यूट्राइन लाइनिंग है प्रिपेयर टू शेड अगेन, तो दोबारा से वो शेड हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो जो आंसर हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर, तो ध्यान में रखना चाहिए। फिफ्थ वाला तो बिल्कुल सही नहीं था, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, गलत हो गया। 1 3 4 6 और 2 वाला भी सही था, ये वाला भी तुम्हारा गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला गलत था, तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर। चलो इसको ट्राई करो। हाँ, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, if in the blood the concentration of the calcium is increasing and the phosphate excretion exceeds, that means which hormone showing an effect? तो बेसिकली जो कैल्सिटोनिन होता है वो क्या करता है तुम्हारा कि जो बोन्स में जो कैल्शियम है उसको इंक्रीज करता है, और जो ब्लड कैल्शियम है उसको डाउन करता है। लेकिन यहाँ पे तो ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम की वो इंक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में कैल्सिटोनिन तो काम नहीं करेगा। मेलाटोनिन का यहाँ पे स्लीप वेक साइकिल में काम है, इसका कोई भी रोल नहीं है। ऑक्सीटोसिन का जो काम है, जो पोस्ट पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये तुम्हारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में काम कराएगा, तो इसका भी कोई रोल नहीं था इसमें। यहाँ पे जो काम आता है बेटा कॉलिक हार्मोन, बेसिकली इसको पैराथायराइड हार्मोन भी बोला जाता है, तो ये इसका कॉमन नेम है, याद में रखना है। पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है कि तुम्हारे जो सीरम में जो प्लाज्मा में जो कैल्शियम होता है, फिर जो ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो कैल्शियम लेवल जब भी, तो ये काम कैसे करता है कि अगर कैल्शियम लेवल तुम्हारे ब्लड में अगर कम हो जाता है, तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है।
वो क्या करता है, बोन का रीअब्जॉर्प्शन कराना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो कैल्शियम है वो रिलीज होने लग जाता है ब्लड में, और ब्लड में रिलीज होने लग जाता है तो कैल्शियम तुम्हारा इंक्रीज कर दिया जाएगा। प्लस ये क्या करता है, पोटेशियम आयन को भी एक्सक्रीट कराना स्टार्ट करता है, तुम्हारे जो बेसिकली जो डिस्टल ट्यूब्यूल होते हैं वहां से एक्सक्रीशन इसका बढ़ा देता है। तो ये जो काम होता है तुम्हारे कॉलिक हार्मोन का काम होता है, विच वी कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये वाला जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ट्राई करो, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। चलो इसको मैं ऐसे ही करा देती हूँ ना। किंगडम प्रोटिस्ट कंटेन्स प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं प्रोटिस्ट की, तो मैं बात करती हूँ तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक यहाँ पे भी कंडीशन थी तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो देखिए यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और फोटोसिंथेटिक बेसिकली ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में देखो देखने को मिलती है, चाहे फोटोसिंथेटिक वाली हो या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक वाली हो। तो ये हो जाएगा आंसर, तो बी विल बी द राइट आंसर। So they may be autotrophic or heterotropic in nature. An autotrophic organism can create their own food and survive. A heterotrophic organism, on the other hand, has to acquire the nutrition from the other organisms, such as plants or animals, to survive. Now, the parasitism is also observed in the protist. Species like Trypanosoma, the protozoans, can cause a sleeping sickness in the humans as well. The protists exhibit the locomotion through the cilia and the flagella. The few organisms belonging to the kingdom protist have a pseudopodia that help them to move. तो ये भी ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ फ्री क्लासेस की, तो तुम्हारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती है, जहाँ पे सुबह एक 10:30 पे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ। उसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है, जो रेगुलर बेसिस पे कोर्स कवर कराया जा रहा है। तो यहाँ पे यूनिट वाइज एक तरीके से कंप्लीट नहीं कराया जाता, क्योंकि यूट्यूब पे बेटा बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कराया जाता है। अनअकैडमी में भी तुम्हारी फ्री क्लासेस होती हैं, जिन्हें स्पेशल क्लासेस बोला जाता है, और यहाँ पे प्लस क्लासेस भी होती है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लेना है, कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। सो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्लस क्लासेस की बेटा, ये जो होती है आपकी पेड वाली क्लासेस होती है, इनका फायदा क्या होता है कि आप जितनी चाहे उतनी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको प्लस क्लासेस में ज्वाइन करना है तो अब आप अभी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं सब अपना बैच यहाँ पे रिलीज करने वाले हैं, न्यू बैच, क्योंकि नया CSI के लिए प्रिपेयर करना है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से तुम्हारा यूनिट वाइज चीजें स्टार्ट होंगी, कोर्स स्टार्ट होगा, तो जिन बच्चों ने भी क्लास लेनी है वो ले सकते हैं अभी से। अभी से अगर आप कोर्स स्टार्ट करेंगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आपका प्रिपरेशन जो है बहुत बेस्ट हो जाएगा। प्लस क्लासेस में फायदा क्या होता है कि आपको यहाँ पे रेगुलर पढ़ाया जाता है, आपका सारा कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसके साथ साथ आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विज कराए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे डाउट सेशन भी होते हैं, तो आपका पूरा प्रिपरेशन यहाँ से करा दिया जाता है। मेरा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में तुम्हारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे नया कोर्स स्टार्ट होगा, सब कुछ यूनिट वाइज यहाँ पे चलेगा। मैं यूनिट 1 से लेकर 9 तक या फिर 10th यूनिट तक मैं यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो अगर ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है, ध्यान रहे CSI UGC नेट आपने क्लिक किया हो, फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है, 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स। तो जो भी बच्चे आगे मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर सेकंड सेमेस्टर में 24 मंथ्स वाला ले सकते हैं, नहीं तो सारे बच्चे जो है 6, 12 या 24 मंथ्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे भी उनको पढ़ाई करनी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड भी मिलता है, आप उसको टाइप कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड है बेटा वो है कुमकुम 10, KUM 10, कुमकुम 10 यहाँ पे कोड है, आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है। आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है कि आपको डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो इतना अमाउंट आपको पे करना होता है। अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप EMI के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो अबाउट 866 रुपीज पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी पे कर सकते हैं।
तो अनअकैडमी ऐप पे अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है तो आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस पे आना है, तो आप कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है और मेरे कोर्सेज के साथ-साथ जितने भी सीएसआई, यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको जॉइन करना है तो आप ये जॉइन कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा अभी नया आया है और अभी यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट किया गया है, तो आप अपना जो चैनल है अनअकैडमी सीएसआई नेट, जहाँ पे आपको सबकी वीडियोस मिलती हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।